डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है, ये समझना जरूरी। वो जिस फिनोमेना को क्रिटिसाइज करते थे, ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। मैंने कल भी कहा था आप लोगों से, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, खासकर कि स्कूल डेज में या फिर अपने चाइल्डहुड के दौरान, जिस तरह का एक बायस्ड बिहेवियर सोसाइटी का उन्हें कास्टिसिज्म के बेस पर फील करना पड़ा, जो एक्सपीरियंस उन्हें करना पड़ा, इसने उनका अनुभव इतना खराब कर दिया कि वो ये मान बैठे कि गांव के लोग जो अपनी संस्कृति है या उनकी जो अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, इसके नाम पर उन चीजों के साथ चिपके हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे कास्टिसिज्म की ही बात करते हैं, शहरों में आज के दौर में कास्टिसिज्म का कोई मतलब खास तौर पर रहा नहीं। खासकर कि जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रेड होती जाती, अपग्रेड मींस फाइनेंशियली एंड सोशली एंड लिटरली, तीनों लेवल पर हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियली, सोशली एंड लिटरली, तीनों लेवल पर जब सोसाइटी का अपग्रेडेशन होता है, तो ये अपग्रेडेशन निश्चित तौर पर उनकी जो टेंडेंसी होती है किसी भी एक सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, उस सोशल अरेंजमेंट को लेकर के जो हमारे समाज में हजारों सालों से चली आ रही, इसमें बदलाव आता है। लेकिन ये बदलाव उन लोगों में ही आता है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। और ये कैसे होगा? क्या गांव में इन तीनों के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकोमोडेशन होना चाहिए, क्या वो विलेजेस में या रूरल एरियाज में उस लेवल पर अवेलेबल है? नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन में उनका मेन पर्पस एक ही होता है, और वो चीज क्या होती है जानते हैं? जस्टिस। रिजर्वेशन को सपोर्ट करने का क्या रीजन था अंबेडकर का? सीधे तौर पर हम यही पूछेंगे। लेकिन जिस रिजर्वेशन या जिस इक्वेलिटी की बात, जिस एक जस्टिस की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता था, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। समझ रहे हैं ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जस्टिस की बात कही गई है, और उसका बेस क्या है? इक्वेलिटी है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था इस बात को कि इक्वेलिटी समाज में वो स्तर नहीं बना पाती है जिसकी समाज को आवश्यकता है। क्योंकि इक्वेलिटी का मतलब क्या? हर व्यक्ति को समान रूप से देना। संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, वो सबकी पहुंच वहां तक इक्वल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। लेकिन उनके हिसाब से रिजर्वेशन या फिर इक्वेलिटी और जस्टिस तब तक नहीं होगा जब तक किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल को उस लेवल या उस डिग्री में ये सपोर्ट ना मिले जैसी कि उसकी रिक्वायरमेंट है। एक फिगर शायद आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया पर कि एक, मैं फिर से वही दोहराता हूं, उस दिन मैंने दूसरी तरह से कहा था, आज हम दूसरी तरह से कह रहे हैं। ये एक बाउंड्री है, पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है? मैच चल रहा है, यहां पर एक रैंप बना हुआ है, ठीक? और रैंप पर 4 लोग खड़े हैं, चारों की हाइट अलग अलग, ठीक है? एक की हाइट इतनी है, एक की इतनी है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा। रैंप कौन दे रहा है? ये रैंप कौन प्रोवाइड करा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रैंप इक्वल बना दिया और उसने कह दिया कि ये हो गया जस्टिस। लेकिन क्या मैच का आनंद सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। मैच का आनंद कैसे मिलेगा जब अपर लेवल पर सब बराबर होते, लोअर लेवल पर नहीं, अपर लेवल पर। और उसके लिए सबको क्या चाहिए? कुछ न कुछ
सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। इसे सबसे ज्यादा चाहिए। ये रिजर्वेशन का फॉर्मेट बनाता है। ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन अंबेडकर के नजरिए से इसका मतलब सिर्फ ये है, जैसे समाज के सबसे निचले, जैसे हम शेड्यूल पंचायतों की बात करते हैं, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट सी एंड एस टीज के बारे में, इनकी रिजर्वेशन को लेकर के कोई भी अवेयर नहीं था और ना ही कोई चाहता था कि पंचायतों में इनको 1/3 रिजर्वेशन मिले। कोई नहीं चाहता। ठीक, क्योंकि भाई समाज में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पंचायतों में आप इनकी रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया कि आप किसी कैटेगरी स्पेशल से बिलोंग करते हैं। उनको रिजर्वेशन मिलता है वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पर। अभी भी विमेंस की बात करें तो अगर राजीव गांधी ने 1989 में एफर्ट्स न किए होते तो पंचायतों में विमेंस को 1/3 रिजर्वेशन कभी न मिलता। ये हमारे समाज की वही ट्रेडिशनल सोच है ना महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं की जो प्रोडक्टिविटी है, एफर्ट करने की जो उनकी स्ट्रेंथ है, ये दिस इज नॉट जस्ट इक्वल टू मैन, पुरुषों के समान नहीं, ये एक सामान्य सोच है। तो मूल रूप से ये बात अंबेडकर समझ पा रहे थे, उन्होंने जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, जब हम हायर अथॉरिटीज को, सबसे लोअर लेवल पर रहने वाले लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो नो डाउट वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज रहेंगे इसके लिए, क्योंकि उनके लिए उस सबसे निचले पायदान पर मौजूद व्यक्ति का कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। उनके लिए दूसरे तो सोचेंगे नहीं। तो बेहतर है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, तो आपको पता है ना कि पंचायतों को 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, है ना, 29 विषय। और अगर इन 29 विषयों की बात करें तो मैं कुछ नाम ले लेता हूं, शायद आप इससे अपने क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे अब देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात आ गई। ठीक, इन्होंने कह दिया कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी ले लेते हैं, जो विलेज लेवल पर जो सामान्य छोटे छोटे एमएसएमईज हैं उनकी बात कर लेते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फ्यूलिंग सिस्टम हो गया, जो आपकी क्रॉप्स हो गई, इन सब को लेकर, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सप्लाई, पॉवर्टी को रिमूवल प्रोग्राम, इन सभी लेवल पर उन्हें अधिकार है कि पंचायत इस पर कानून बना सकते। तो जब पंचायत में वही लोग हैं जिनके लिए दूसरे सोच नहीं रहे, तो बजाय कि उनको इनके लिए कानून बनाने के लिए कहा जाए, इन्हीं को राइट्स दे दिया जाए, ये अपने लिए कानून बनाए, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे इनके बारे में। ऐसा मानना था उनका। गांधी जी के साथ जब अंबेडकर की बहस हो रही थी तो गांधी जी से अंबेडकर ने सीधे सीधे यही पूछा। तो गांधी भाई एक सक्षम परिवार से आते थे, गुजराती व्यापारी परिवार था उनका, और पैसा बहुत कमी नहीं थी उनके परिवार में। उनके पिताजी संपन्न व्यक्ति, अभी तो पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड भेजे गए थे बैरिस्ट्री के लिए। अंबेडकर को ये सब नहीं मिला। अंबेडकर ने पूछा गांधी जी से इस बारे में कि ये बताइए बापू कि आप हमेशा ये क्यों जाहिर करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि दलितों के आपसे बड़े कोई हितैषी है ही नहीं उनका, आप ही दलितों के सबसे बड़े हितैषी, आप ही उनका सबसे ज्यादा वेलफेयर चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम अभी बच्चे हो, तुम तो अब बड़े हुए हो, अब तुम अधिकारों की बात कर रहे हो दलितों की। मैं उनके लिए तब से काम कर रहा हूं जब तक उनका कोई समाज में कोई स्टेटस नहीं था। मैंने उन्हें चमार शब्द से मुक्त कराया और मैंने उन्हें ईश्वर के लोग कहा, मैंने उन्हें हरिजन कहा। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई आपने हरिजन कहा ठीक है, लेकिन अगर वो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो कांग्रेस की मेंबरशिप लेने के लिए जो प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए उसमें आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर समाज कांग्रेस में शामिल होना है
उसे सोसाइटी के उस सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले स्टेयर पर मौजूद व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचना होगा। और यह तभी हो पाएगा जब आप उनकी समस्याओं से परिचित हो, जब आप जानते हो कि उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनकी मेन प्रॉब्लम्स बिना आप उनके साथ समय बिताए नहीं जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा कि जिसको कांग्रेस की मेंबरशिप लेनी है वो जाए किसी दलित के घर पर एक रात रहे, वही खाए जो वो खाता है, वैसे ही सोए जैसे वो सोता है। क्या वो रह लेगा? वो तो जमीन पर, उस खटिया पर, उस टूटी खटिया पर गद्दी बिछा करके, कथरी बोलते हैं ना इधर सब उसको, उधर पूरब में गुदरी बोलते हैं, इधर कतरी बोलते हैं सब, उसको बिछा करके सोने का अभ्यस्त है। गर्मी में पंखा नहीं चल रहा है तो रात में जब आंख खुलती है तो पंखा हाथ से जलता है। ऑल आउट नहीं है उसके पास, मच्छरदानी लगा के सो रहा है, उसमें भी फटा हुआ है, एक आध दो मच्छर घुस गए तो रात भर बैठ के उसके अंदर का मच्छर ही शिकार करता रहता है। तो ये अनुभव लिए बिना व्यक्ति की समस्या के बारे में वो क्या जानेगा? आप महंगाई का जो फर्क पड़ता है वो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति पर कम क्यों पड़ता है? आप जानते हैं ना कि मिडिल इनकम ग्रुप ही इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दाल की कीमतें 100 रुपए हैं कि 1000 रुपए, दोनों कंडीशन में वो खाता है। मिडिल इनकम ग्रुप वाला क्या करता है? खरीद पा नहीं रहा है, खाए बिना काम चल नहीं रहा है, उधार लेता है ना, बोरोविंग करता है। सबसे निचले पायदान वाला क्या करता है? खाना ही बंद कर देता है, या फिर अब उसमें वो 5 तरह की दाल सस्ती मिला लेता है, उसी चना, मटर, उड़द सब थोड़ा थोड़ा खरीद के मिला लेगा 10-10 रुपए। है क्योंकि वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो जानता है कि अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे कहीं अन्य किसी दूसरे वेजेस में कटौती करनी पड़ेगी, उसमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी अपनी। तो मूल रूप से डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अंबेडकर के नजरिए से सिर्फ ये था कि उनको अगर जस्टिस चाहिए तो वो तब तक उन्हें नहीं मिलेगा जब तक वो सोशली, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं होंगे। और ऐसा करने के लिए दूसरे उनके लिए राइट्स बनाए, दूसरे उनके लिए लॉज बनाए। इससे बेहतर है कि उनके लिए उन्हीं को लॉ बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उनका बात समझ में आ रही है?